नमस्कार दोस्तों। आज लगभग सभी प्रश्न ट्रिक से हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने हम ट्रिक के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ताम्र प्रज्वलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। ठीक है, पहला कह रहा है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है ताम्र मल कापर स्लेग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन यानी लीचिंग का कारण बन सकता है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब पहला विकल्प देखिए, कह रहा है कार्बन पे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्रा में मुक्त कर सकते हैं। तो पहला देखिए एक इसमें वर्ड है घातक, ये एकदम एक्सट्रीम वर्ड है, हम इससे ही इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा सोचिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा है और हमको ये अच्छे से पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ होता है, अपूर्ण दहन में। जैसे ऑटोमोबाइल जो है, जैसे कार है, गाड़ी है, उसमें जब पेट्रोल या डीजल का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसके साथ कोयला जब वो जलता है तो उसका अपूर्ण दहन होता है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है। लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन अगर होता भी है तो इतना नहीं कि वो घातक स्तर पर हो। तो एकदम ये एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, अगर हमारा एक गलत है तो देखिए हम उत्तर तक ही पहुंच गए। सीधा एक गलत होने पे पहली बार में उत्तर हमारा बी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है कि ताम्र मल यानी कापर स्लेग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है। और एक शब्द है सकता है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब विज्ञान या इन्वायरमेंट के जब प्रश्न होते हैं तो सकता शब्द जानते हो किसको जन्म देता है, संभावनाओं को जन्म देता है। और संभावना को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि साइंस में कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम सही ही मान लेंगे। और दूसरी चीज एक और है कि इसमें भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक और सल्फर का उत्पादन होता है जो निक्षालन या लिंचिंग का जिसके कारण लिंचिंग भी होती है, जो हमारी पानी और इसको अशुद्ध करते हैं। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, तीसरा विकल्प कह रहा है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी वही संभावनाएं बन रही हैं। और तीसरी चीज में ये ध्यान रखिए कि जहाँ ताम्र का क्या होगा, प्रगलन होगा, वहाँ वो क्या कैसे ऑक्साइड होते हैं, वो सल्फाइड के ऑक्साइड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इसका एक चाल्कोपाराइड जो होता है वो भी एक सल्फर से युक्त होता है। ठीक है, तो जहाँ तांबा होगा वहाँ सल्फर होगा ही होगा। तो हमारा विकल्प 2 और 3 सही है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बी हो गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। यानी सिर्फ इसको गलत करने से हम अपने उत्तर तक पहुंच गए थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीय यानी रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा कह रहा है कुछ उद्योगों में इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा कह रहा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो पहले अगर हमको ये पता है ना कि भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल क्या है, तब हम अपने उत्तर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या है भट्टी तेल या ये फर्नेस ऑयल, क्या होता है कि जब रिफाइनिंग प्रक्रिया होती है कच्चे तेल की, तो इसमें से पेट्रोल और डीजल जैसे जो मेल मतलब मुख्य तत्व हैं वो तो निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद जो अवशेष बचता है, जो भारी मात्रा में अवशेष बचता है, उसको ही हम लोग फर्नेस ऑयल बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया पहली बात से ही कि रिफाइनरी का एक उत्पाद हो गया, क्लियर है। क्योंकि भाई रिफाइन करने के बाद जो उत्पाद निकाल लिए गए उसके बाद जो शेष बचा उसे हम फर्नेस ऑयल कहेंगे, तो ये सही बात हो गई। दूसरा कह रहा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा या पावर उत्पादन में करते हैं। तो आप सोचिए, जैसे ही कुछ शब्द आए ना तो कुछ शब्द के बाद क्या होता है, कुछ शब्द को गलत साबित करना अपने आप बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि कुछ शब्द ना संभावनाओं को जन्म देता है, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसका प्रयोग हो ही रहा हो। तो जब भी कुछ शब्द होना तो थोड़ा रुक के सोचना जरूर है। तो ये एकदम ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। और ये हमको अच्छे से पता है कि जब ये तेल कच्चा तेल स्वाभाविक रूप से सल्फर से युक्त होता है, और सल्फर मतलब गंधक। और हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें सल्फर की भूमिका बहुत ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है जब उत्पाद जला, पेट्रोल डीजल जले तो सल्फर तो आएगा ही आएगा। तो यानी हमारा तीसरा भी सही है, हमारा 1 2 और 3 तीनों सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है ब्लू कार्बन क्या है। देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था, पूछा गया था ग्रीन वॉशिंग क्या है, आज पूछा गया ब्लू कार्बन क्या है। यानी इन्वायरमेंट के शब्दों से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हमको विशेष ध्यान रखना है कि किस शब्द से क्या प्रश्न बन सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं ब्लू कार्बन, पर्यावरण विज्ञान में जानते हो कार्बन को विभिन्न रंगों से डिफाइन किया गया है। तो अगर हम बात करें ब्लू की, तो ब्लू क्या होता है, ब्लू है पानी, पानी है ना, ब्लू पानी है, पानी है, समुद्र है, तट है, यानी जो पानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो ब्लू है। अब अगर हम बात करें कृषि,
तो कृषि कैसी है, ग्रीन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रीन, ग्रीन कार्बन बोल सकते हैं। ग्रीन, वहाँ ग्रीन शब्द आ गया, हरा शब्द आ गया। अब जैसे पेट्रोल आएगा, प्राकृतिक, या कार्बन आएगा, उसके लिए हम कौन सा प्रयोग शब्द करते हैं, ब्लैक करते हैं, यानी काला करते हैं, ब्राउन करते हैं। और वायुमंडल में विद्यमान कार्बन क्या है, विद्यमान कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये बात किसकी कर रहा है, ब्लू कार्बन की कर रहा है, ये बात कर रहा है ब्लू कार्बन की, ब्लू कार्बन की बात कर रहा है। तो ब्लू कार्बन क्या है, यहाँ देखो, यही यही तो पानी आ रहा है, पानी की बात देखो यही हो रही ना। तो हम ट्रिक से भी पहुंच सकते हैं, ब्लू कार्बन क्या है हमको नहीं पता, अगर ब्लू कार्बन शब्द परिभाषा नहीं पता तो हम इससे भी देख सकते हैं। ब्लू मीन्स पानी हो गया, ग्रीन मीन्स क्या हो गया, हरा, यानी कृषि या वन की बात आ जाएगी। पेट्रोलियम और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो प्रदूषण होता है, उसके लिए ब्राउन या ब्लैक शब्द प्रयोग होता है। तो अगर इसको कहेंगे, अगर ब्लू है तो ये ग्रीन है, और ये क्या है, ब्राउन या ब्लैक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ए हो गया। ठीक है, ये भी हम इसको भी ट्रिकी के थ्रू हमने हल किया। अब देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का, किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला कह रहा फर्न, दूसरा कह रहा लाइकेन, तीसरा कह रहा मास, और चौथा कह रहा है मशरूम। अब हमने एक शब्द पढ़ा होगा अपने इन्वायरमेंट ऑफ पाइनरीज स्पीसीज, यानी शुरुआती स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाती हैं। अब हमको पता है कि लाइकेन एक ऐसा उत्पाद है जो चट्टानों पर उगता है, और चट्टानों पर उगकर चट्टानों को गलाता है, और गलाने के बाद क्या बनाता है, मिट्टी बनाता है। यानी जो खुद मिट्टी बनाता है वो मिट्टी पे क्या ही उगेगा, तो ये आंसर हमारा सीधा लाइकेन हो गया। दूसरा सुनिए माश, माश भी क्या होता है, लाइकेन के बाद जस्ट जो पौधा होता है जिसमें जड़ नहीं होती है, वो भी मिट्टी विहीन त्वचा उस सतह पर होता है, वो माश होता है। तो 2 और 3 सही हो गए। फर्न क्या सा होता है, फर्न एक जड़ों के साथ जमने वाला पौधा है, और ये जमीन पे जमता है, यानी मिट्टी पे जमता है, तो ये हमारा नहीं है। तीसरा छत्ता यानी मशरूम, मशरूम के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि मशरूम क्या होता है, ये लकड़ी पे सड़े सड़ाई जो चीज़ें नहीं होती, कवक होता है एक तरीके से, तो वहाँ होता है नहीं, इसके लिए तो मिट्टी लगेगी लगेगी। तो आंसर हमारा 2 और 3 हो गया है। ठीक है, माश और लाइकेन और माश हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा आंसर 2 और 3 सी है। ठीक है, बस हमको सोचना है, हमने जो पढ़ा है ना उसको यूज करना है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को डाल देना है अपने आंसर तक पहुँचने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। देखिए ये अजीब सा ट्रिक है, अगर हम सोचें तो ये ज़बरदस्ती बनाए, मतलब ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते, हम सोचें तो हम पहुंच जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, हमको जो मच्छर मारना होता है घर में, तो हम क्या खरीद के लाते हैं दुकान से, ओडोमास लेके आते हैं ना, ओडोमास, कछुआ छाप, इस तरीके की चीज़ें लेके आते हैं। और उनकी जब स्मेल देखिएगा तो किसकी, कौन सी स्मेल होती है, कहते हैं ना कि ये नींबू जैसी खुशबू है अगरबत्ती में, और नींबू जैसी खुशबू से क्या होता है, मच्छर बड़ी तेजी से भागता है। ठीक है, तो देख लो कहाँ कहाँ है लेमन, ये देखिए लेमन है इसमें, लेमन घास, आंसर हमारा सी हो गया। सीधा सीधा सी आंसर हो गया ये, मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं ना अपने, लेमन, लेमन शब्द से लेमन घास, या लेमन नींबू को, नींबू जैसी सेंट परफ्यूम वाला या खुशबू वाला अगरबत्ती या ओडोमास प्रयोग करने से मच्छर भागता है, वैसे अगर हम सोचे तो लेमन आंसर है, लेमन घास। लेमन घास एक पौधा होता है, ठीक है, जिससे मच्छर भागते हैं, क्योंकि इसमें अंदर एक उत्पाद होता है, सिट्रोनेला तेल हो पाया जाता है, सिट्रोनेला। क्या नाम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिट्रोनेला, एक तेल इसके अंदर एक होती है जिससे मच्छर भागते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लेमन घास हो गया। बाकी कांग्रेस घास तो एक खरपतवार है, जो मतलब अमेरिका से भारत गेहूं आयात करते समय ये आ गया, जिस जो एक तरीके से ना बाकी आक्रामक प्रजाति के रूप में है। एलिफेंट घास एक चारा के रूप में प्रयोग किया, तो नट घास भी उसी तरीके की घास है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, लेमन घास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जीवों की निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फोरेमिनीफेरा। उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और हमको एक चीज़ अच्छे से पता है कि साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, नील हरित शैवाल। क्या है ये, शैवाल। और शैवाल क्या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्राथमिक उत्पादक होगा, यानी 2 प्राथमिक उत्पादक होगा। जहाँ 2 नहीं है उसको हम कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो यानी अब ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। पहला देखिए कह रहा है कॉपीपोड। कॉपीपोड जो है ना वो एक प्राथमिक उत्पादक नहीं है, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, जैसे ए कैंसिल आउट होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और डाइटम क्या है, डाइटम भी एक सवाल है। ठीक है, डाइटम भी एक सवाल है, तो हमारा आंसर 2 और 3 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से चलना है। अगला है प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, हेजहॉग, सेलमूसक यानी मार्मट, तीसरा कह रहा है वज्र सगल यानी पैंगोलिन। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव
परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं, यानी अपने आप को ना पूरा राउंड कर लेते हैं, गोला बना लेते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो अब देखिए इसमें हम एक तरीके से एक शब्द एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सबको देखिए, सेल मूषक। मूषक किसे कहते हैं? मूषक किसे कहते हैं? चूहे को कहते हैं। और चूहे तो हमने देखा है बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब उसको बिल्ली पकड़ लेती है, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दो तो दो जिसमें नहीं है उसको हटा दो, इसमें और इसमें दो हो गया। अब हमारे पास सी और डी में से आंसर होगा, और तीसरा अपने आप सही हो गया, पेंगोलिन। पेंगोलिन तो हमने देखी भी होगी, इसकी त्वचा पे बड़ी सल्क सल्क सी होती है, ये राउंड कर लेता है अपने आप को, तो मतलब एकदम मजबूत कवचदार होता है। तो ये हो गया। और जहाँ के हेजॉग जो है ना, ये जिसने हमको लगता है सी ही बोलते हैं क्या इसको, ऐसा जो कांटेदार कांटेदार होता है, जब ये इसके पास कोई आता है तो अपने को राउंड कर लेता है, एक चूहे तरीका ये भी होता है कुछ। तो हमारा आंसर एक और दो, एक और तीन सही है, सॉरी, एक और तीन हमारा आंसर है। ठीक है, ये अपनी अपनी रक्षा के लिए ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प कह रहा है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा कह रहा है इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक रेखा, समय रेखा का समर्थन किया गया था। तीसरा कह रहा है यह वैध रूप से एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। चौथा कह रहा है यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। पांचवा कह रहा है भारत में इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर तीन पे है, ये तीन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं बाध्यकारी है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो अधिकांश घोषणाएं हैं वो स्वैच्छिक हैं, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये बाध्यकारी शब्द आपको कभी भी दिखे ना, तो ये रेड फ्लैग समझो कि इसके गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो बाध्यकारी नहीं है, तो तीसरा हमारा गलत हो गया। अब पांचवा विकल्प देखो, अगर भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। देखिए भारत, जानते हैं भारत उन घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने से हमेशा बचता है जो उसके विकास और उसकी कृषि पर दबाव डालें। ठीक है, और ये कैसी घोषणा है? वनों से रिलेटेड है, यानी जाहिर सी बात है ये कृषि को प्रभावित करेगी, तो भारत ऐसी चीज़ों से बचता है। तो पांचवा और तीसरा अगर हम गलत कर दें, तो देखिए तीन पाँच इसमें भी है, तीन इसमें है, पाँच इसमें है, कैंसिल आउट करेंगे ए पे सीधे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा बाकी ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीन और पाँच गलत है, यानी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए, बाध्यकारी जब शब्द आए तो उस पर रुक के सोचना जरूर है। ठीक है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो कन्वेंशन हुए हैं बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ ओजोन वाले को साइड छोड़ के, बाकी कोई भी ऐसा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब कि क्या बाध्यकारी है और क्या नहीं। ठीक है, इसको पढ़ के ही जाना है, नहीं तो बाध्यकारी है तो उसको गलत ही मार के आना है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि तंत्रिका अपरास यानी न्यूरो डीजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो हम आपको पहले बता दें कि ये मैग्नेटाइट होता क्या है। तो मैग्नेटाइट कण जो लोहे के एक ऑक्साइड ऑक्साइड होते हैं, और जब लोहा ना जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो तापमान के घर्षण या जलने से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए मोटर का गाड़ी के ब्रेक, ब्रेक लगेंगे तो जाहिर सी बात है घर्षण होगा। ठीक है, तो यानी मैग्नेटाइट कण उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है मोटर गाड़ी का इंजन, इंजन में भी जब जलेगा पेट्रोल और वो सब, तो होने की संभावना ज़्यादा है। तीसरा कह रहा है घरों में प्रयोग होने वाला माइक्रोवेव स्टोव, तो ये एक बंद उपकरण है, इसमें इतना नहीं होगा। वैसे भी ये माइक्रोवेव में क्या खाना वाना पकाते हैं, तो उसमें अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। इसको अगर हम एलिमिनेट कर देना तीन को, तब भी हम उत्तर के नज़दीक क्या उत्तर ही पहुँच गए। ये देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, आंसर बी हो गया ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसी चीज़ सोचनी है जो इस तरीके की समस्याएं लेके आएगा, न्यूरो जनरेटिव डिजीज इस तरीके की समस्या लेके आएगा, उसका प्रयोग माइक्रोवेव में हो रहा हो, धड़ल्ले से हो रहा है, तो थोड़ा अजीब सी बात नहीं है। अगर तीन को कैंसिल आउट करेंगे तब भी हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। बिजली संयंत्रों में होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लाईएस निकलता है, उसमें माइक्रो मतलब मैग्नेटिक कण हो सकते हैं। और टेलीफोन लाइनें आजकल इसमें भी क्या हो गया ना, वो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर वगैरह प्रयोग होता है, तो इतना घर्षण और इस तरीके की चीज़ें नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा तीन और चार पाँच गलत है, बाकी ये एक तीन एक दो और ये चार सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजनी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर किसे कहते हैं ना, जो ते अपना मुंह बड़ी तेजी से फैलाए और सारा का सारा मुंह में रख ले, और जो खाने लायक है उसको अंदर खा ले और बाकी पानी को बाहर छोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्टर फीडर बोलेंगे। अब देखो इसमें देखा सल्क मीन यानी कैटफिश, कैटफिश एक बिल्ली होती है, तो वो फिल्टर फीडर काम नहीं करती है, वो तो मतलब अपना खोजती है और खाती है, तो ये नहीं है। दूसरा अगर अष्टभुज यानी ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी फिल्टर फीडर नहीं है, वो सीधे शिकार को पकड़ता है और खाता है।
चौथा है ये पेलिकन, ये भी नहीं है। हाविसिल, सीप है। सीप क्या करती है? सीप पानी को अपने गलफड़ों में खींचती है और जो उसके खाने लायक चीज़ें होती हैं उनको खाता है, बाकी फेंक देता है, बाहर कर देता है। एक चीज़ ध्यान रखिए ना, फिल्टर फीटर क्या होते हैं? जो ऐसे जीव फिल्टर फीटर होते हैं जो एक जगह पे स्थिर रहते हैं और शिकार का पीछा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? एक जगह पड़े रहते हैं, जैसे उनको लगता है कुछ आया तो तेजी के साथ बहुत ज़्यादा खींच लिया और जो काम लायक है उसको रखा, बाकी बाहर निकाल दिया। जैसे फिल्टर फीडर में देखा जाए तो सीप हो गया, स्पंज हो गया, मूंगा हो गया। हाँ, व्हेल जरूर एक मछली है जो शिकार का पीछा भी करती है, लेकिन बड़ी तेज घूमती भी है और फिल्टर फीडर भी होती है, क्योंकि व्हेल भी बहुत पानी अपने अंदर खींच लेती है और बाद में जो काम लायक है उसको खाती है और बाकी बाहर निकाल देती है। तो ऐसे जीवों को फिल्टर फीडर कहते हैं जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? सीप हो गया। अगला है कि निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपचय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों को निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? अब देखिए, इसमें कार्बन चक्र तो गैसीय चक्र है, नाइट्रोजन चक्र भी एक तरीके का गैसीय चक्र है, सल्फर चक्र भी उसी तरीके का है। ठीक है, फास्फोरस जरूर है। फास्फोरस कहाँ होती है? फास्फोरस चट्टानों में पाई जाती है। चट्टान जब टूटती है, बिखरती है दोबारा, तो उसमें से फास्फोरस रिलीज होता है। तो यानी ये पूरा चक्र बनता है, ये चट्टानी चक्र है, फास्फोरस चक्र। ये तो सीधे सीधे बायोलॉजी की कक्षा 12 किताब है, आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, सल्फर चक्र। तो ये सारे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फास्फोरस चक्र, यानी सी आंसर हो गया। ठीक है, सीधा आंसर था ये। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदहारी है? डेट्रीटिवोर है। ठीक है, अपरदहारी है। अब देखिए, ये कॉमन सेंस आंसर निकलेगा। दिया है केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपाद यानी मिलीपीड, समुद्री घोड़ा यानी सी हार्स और कास्ट यूका यानी वुडलाइस। नीचे एक कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब एक बात हमको बताइए, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा मछली है। हमने अच्छे से पढ़ा कि समुद्री घोड़ा एक मछली होती है। मछली होगी यानी जार स्वाद अपराधारी तो नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चार को काटें तो क्या हम आंसर तक पहुंच सकते हैं? देखिए, जैसे ही हमने चार कैंसिल आउट किया, हम सीधे आंसर तक पहुंचेंगे, एक, तीन और पाँच। हमको सोचना ही नहीं है बाकी ये है क्या। ठीक है, ये क्या है हमको नहीं मतलब है, हमको बस इतना ही पता था कि हमको पता है कि समुद्री घोड़ा मछली है, वो अपराधारी नहीं है, बस इतने समय आंसर तक पहुंच गए। अब देखिए, केचुआ है। ठीक है, जेली फिश भी नहीं है, जेली फिश भी नहीं है। ठीक है, मिलीपीड होगा, समुद्री घोड़ा नहीं है, काष्ठ का नहीं है। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, अपराधारी एक शब्द होता है, एक अपघटक होता है, दोनों में अंतर क्या है? अब जैसे हम अगर बात करें अपराधारी की, तो ये क्या करते हैं? भोजन को खाकर पचाते हैं। ठीक है, भोजन को खाएंगे फिर उसको पचाएंगे। और जो अपघटक होते हैं, ये जैसे इसमें बैक्टीरिया कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? भोजन को बाहर से रासायनिक रूप से तोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब खा के पचाते नहीं है, बाहरी रासायनिक रूप से तोड़ देते हैं। तो अपरधारी और अपघटक में इतना अंतर होता है। ठीक है, यानी डेट्रीटिवोर जो होते हैं इन्हें हम अपराधारी कहते हैं, जो भोजन खाकर पचाते हैं। और अपघटक डिकम्पोजर होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक होते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोजर आए तो यानी बैक्टीरिया और कवक, और अपराधारी है तो ये वाले जीव कौन से? जैसे जो अभी हमने पढ़े हैं, जैसे ये समुद्री, इसको हटाएंगे तो आंसर क्या होगा? केंचुआ हो गया, सहस्त्रपीद हो गया और काष्ठयूका हो गया, तो ये अपराधारी हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, डिकम्पोजर अलग होते हैं, उनकी प्रक्रिया अलग होती है। अगला हमारा प्रश्न है, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है, को किस लिए विकसित किया गया है? पहला विकल्प कह रहा है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। दूसरा कह रहा है कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं को प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। तीसरा विकल्प कह रहा है कि सरकारों को अपने देशों के द्वारा किए गए समग्र पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए। और चौथा कह रहा है किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन में। अब जरा आप एक शब्द देखिए, यहाँ कह रहा है यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। अब जानते मैट्रिक शब्द का मतलब क्या होता है? मैट्रिक का मतलब होता है मापने वाला, मापने का पैमाना। ठीक है, यानी आकलन करना। अब आकलन शब्द यहाँ देखिए किस में आया है, मापना या आकलन किस में आया? देखिए इसमें आया है, किस में आया? इस शब्द में आया, आकलन। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। और मैट्रिक शब्द का मतलब होता है मापना, मापने वाला या आकलन करने वाला। तो आंसर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब दूसरा और सुनिए, यहाँ देखिए एक शब्द दिया हुआ है अधिकार, और यहाँ भी एक शब्द दिया गया है अधिकार। ठीक है, यह क्या होता है कि मैट्रिक क्या होता है? एक मैट्रिक जो होता है कभी किसी को कानूनी अधिकार नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ डेटा देता है। तो डेटा देगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ अधिकार की बात की गई, तो हम उसको ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इसे चला गया। ठीक है, तो आंसर हमारा पहले से ही आ गया था, पहले से ही आ गया था कॉमन कार्बन मैट्रिक से। या अगर मैट्रिक शब्द किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है, तब वो अपने आंसर तक पहुंच जाएगा। और आंसर क्या है? ए है हमारा। ठीक है, क्योंकि अधिकार नहीं, मैट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो गया।
एक शब्द को पकड़ने से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमको शब्दों के मतलब अगर पता होंगे तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? नाइडेरिया, कवक यानी फंजाई, आदिजंत यानी प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सहजीवी संबंध देखिए क्या होता है। अगर हम नाइडेरिया की बात करें ना, तो इसके उदाहरण क्या है? मूंगा है, जेलीफिश है। अगर हम कवक की बात करें तो लाइकेन है, माइकोराइजा है, जो सहजीवी संबंध बनाते हैं। और हम आदि जंतु प्रोटोजोआ की बात करें तो लाइकेन है। अब वो दीमक है। दीमक क्या होता है? दीमक के आंत में एक प्रोटोजोआ रहता है। अब क्या होता है, दीमक क्या खाता है? लकड़ी खाता है। और लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज होता है, लेकिन वो सेलुलोज को पचा नहीं सकता, तो उसके हाथ में एक सहजीवी रहता है, एक प्रोटोजोआ रहता है जो इस सेलुलोज को पचाता है। तो दोनों के बीच कैसा संबंध हो गया? सहजीवी संबंध हो गया। यानी हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर हमारे तीनों सही है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। नाइडेरिया के लिए हम मूंगा की बात कर सकते हैं, इस तरीके की जीवों की बात कर सकते हैं, जैसे मूंगा हो गया, जेलीफिश हो गई। कवक में हम लाइकेन पढ़ते ही हैं, लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, और आदि जंतु में तो हमने दीमक बता ही दिया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो ये बायोलॉजी है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक, मतलब जितने थे प्रश्न। अब कल नई नई क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो कल से हम 7 बजे ही मतलब क्लास किया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जुड़े रहिए, पूरी कोशिश है बेहतर करने की। नमस्कार।